Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we are going to discuss the difference between tort and breach of contract. In previous video we discussed the difference between tort and crime. But before starting my today's topic, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. You can also follow me on Instagram. My Instagram username is Study Law with Bushra. So let's move towards our topic. Difference between tort एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले हमने देखना है कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है. टॉर्ट तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग डन बाय वन पार्टी अगेंस्ट द अदर. लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारे पास. ब्रीच सिंपली कहते हैं तोड़ना. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बंदों ने ए और बी ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और ए ने कुछ ऐसी कंडीशंस रखी हैं जो कि बी जो है वो फुलफिल नहीं कर रहा. कॉन्ट्रैक्ट की एक्सेप्टेंस के बाद ए ने उसे बताया कि ये मेरी कंडीशंस हैं. अब वो कंडीशंस क्या हैं. दैट कंडीशंस आर मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट. मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है. विच आर नेसेसरी कंडीशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है एक कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट के लिए, और वो कंडीशंस कोई पार्टी फुलफिल नहीं कर रही तो इट मीन्स दैट पार्टी हैड ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट. उस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रेवोकेशन का हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस कर लिया था. सो देयर इज़ नो नीड टू डिफाइन इट अगेन. तो अब हम मेन डिफरेंस की तरफ चलते हैं कि टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपस में क्या डिफरेंस है. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले अगर हम फर्स्ट डिफरेंस को देखें तो फर्स्ट डिफरेंस आता है नेचर ऑफ राइट का. टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान जो पहला डिफरेंस है वो है नेचर ऑफ राइट का. मतलब नेचर ऑफ राइट से मुराद यहाँ क्या है कि जो राइट वॉयलेट हुआ है, जो राइट इन्फ्रिंज हुआ है वो कौन सा है. तो टॉर्ट के अंदर हमेशा हमने देखा कि जब भी कोई बंदा किसी दूसरे के साथ कोई रॉन्ग कमिट करता है, कोई रॉन्ग डन होता है, तो क्या होता है वहाँ पे हमेशा हमारे पास वॉयलेशन ऑफ राइट इन रैम होता है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम होता है. अब देखना ये है कि इस राइट इन रैम का मतलब क्या है. हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया लेकिन फिर से बता देती हूँ कि राइट इन रैम का मतलब है कि वो राइट विच इज़ अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, दैट राइट विच इज़ एक्सरसाइजेबल अगेंस्ट द होल कम्युनिटी. पूरी कम्युनिटी के पास पूरी कम्युनिटी में से किसी बंदे के पास ये राइट नहीं है कि वो आपके राइट को वॉयलेट करे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से डेफेमेशन है. अब पूरी कम्युनिटी के अंदर किसी बंदे के पास इतना हक नहीं है कि वो आपको आकर डिफेम करे, आपके राइट की वॉयलेशन करे. तो ये राइट अब आपको पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट अवेलेबल है कि किसी बंदे के पास ये राइट नहीं है कि वो आपको डिफेम करेगा. जबकि अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारे पास हमेशा इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन पर्सोनम होता है या वॉयलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम. अब राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या है. राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सोनम दो ऑपोजिट हैं. ठीक है, राइट इन रैम जैसे हमने कहा कि होल कम्युनिटी के अगेंस्ट अवेलेबल है, तो राइट इन पर्सोनम वो राइट है जो हमें किसी डेफिनेट पर्सन के अगेंस्ट अवेलेबल है, किसी स्पेसिफिक बंदे के अगेंस्ट अवेलेबल है. यहाँ होल कम्युनिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि जिन दो बंदों के साथ या जिस बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये राइट आपको सिर्फ उसी बंदे के अगेंस्ट अवेलेबल है. सिर्फ उसी बंदे के पास ये राइट है कि वो आपके इस राइट को वॉयलेट ना करे. मतलब अगर उसके पास अवेलेबल है तो लॉ उसे ये इस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहा कि वो आपके राइट को वॉयलेट करे. जैसे हमने ए और बी के बात की पार्टीज़ को हमने जिस तरह से ले लिया. सेकेंड डिफरेंस आता है हमारे पास ऑब्लिगेशन का. ठीक है, ऑब्लिगेशन के डिफरेंस से मुराद क्या है कि इन केस ऑफ टॉर्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्लिगेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पर्सन. इसका मतलब क्या है कि आपकी मर्जी है या नहीं, लेकिन इफ़ लॉ इज प्रोहिबिटिंग यू, अगर लॉ आपको प्रोहिबिट कर रहा है किसी चीज़ से तो यू आर अंडर ऑब्लिगेशन नॉट टू
परफॉर्म दैट ड्यूटी। ठीक है, मतलब अगर किसी चीज़ से लॉ ने आपको मना किया है तो आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप उस चीज़ को लॉ के अगेंस्ट जाओ, आप उस चीज़ को परफॉर्म करो। फॉर एग्जांपल अगर हम डेफेमेशन की बात करें तो अगर लॉ ने आपको प्रोहिबिट किया है कि आप किसी बंदे को डिफेम नहीं कर सकते, आपके पास ये राइट नहीं है, तो इट मीन्स कि यू आर ड्यूटी बाउंड, यू आर अंडर ऑब्लिगेशन नॉट टू डिफेम दैट पर्सन एंड टू परफॉर्म दैट लॉ। वाइल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ऑब्लिगेशन है वो लॉ की तरफ से नहीं होती, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जितनी भी शराइत होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो हमेशा कौन डिसाइड करता है? वो ऑलवेज डिसाइडेड बाय द पार्टीज। ठीक है, ऑलवेज डिसाइडेड बाय द पार्टीज देमसेल्फ अपॉन देयर ऑन विल। वो अपनी विल के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट की क्या करती हैं, वो स्पेसिफाइड करती हैं, वो डिफाइन करती हैं। तो इट मीन्स ऑब्लिगेशंस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो हम इसी डिफरेंस से निकाल देते हैं कि अगर जब हमने बात की कि ऑब्लिगेशन इडिप लॉ की तरफ से है तो इन केस ऑफ टॉर्ट हमारे ऊपर क्या होती है? लीगल ड्यूटी होती है, वी आर बाउंड बाय लॉ। ठीक है, हम लॉ के अंडर बाउंड हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते जिससे लॉ ने हमें मना किया है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट हमने जिस तरह से कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दो बंदों के दरमियान बनता है, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पार्टीज के दरमियान बनता है, दो पार्टीज, वो किसी होल वर्ल्ड के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं होता बल्कि सिंगल पर्सन के अगेंस्ट अवेलेबल है। तो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटीज आर ऑलवेज फिक्स्ड बाय द पार्टीज। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है डिफरेंस ऑफ डैमेजेस। अब यहाँ डिफरेंस ऑफ डैमेजेस का मतलब क्या है कि इन केस ऑफ टॉर्ट जो डैमेजेस प्लेंटिफ क्लेम करता है वो हमेशा हमारे पास अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या है? अनस्पेसिफाइड। ठीक है, वो चीज़ जिसको लॉ ने फिक्स नहीं किया, लॉ हैज़ नॉट फिक्स्ड, देयर इज़ नो फिक्सेशन बाय द लॉ। अब अगर लॉ ने उन्हें फिक्स नहीं किया तो वो किस तरह से होंगे? अब अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे के साथ रॉन्ग कमिट किया है तो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ पर्सन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस हम उनको देखते हुए डैमेजेस को फिक्स करेंगे। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा डैमेजेस डिफाइन होते हैं, डैमेजेस और ऑलरेडी डिफाइंड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसमें पहले से बता दिया होता है कि अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाएगा तो जिस बंदे को लॉस हुआ है उसको कितने डैमेजेस पे करने होंगे, उसको कितने डैमेजेस मिलेंगे, ये चीज़ पहले से बता दी होती है। सो according to this difference we can say that tort is an uncodified law। अनकोडिफाइड लॉ का मतलब क्या है कि देर इज़ नो प्रॉपर सेक्शंस, देर इज़ नो प्रॉपर चैप्टर प्रेजेंट फॉर टॉट। टॉट के अंदर हमारे पास कोई भी प्रॉपर चैप्टर नहीं है, प्रॉपर सेक्शंस नहीं है जिनके अंदर हमें टॉट को डिफाइन किया गया है। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कोडिफाइड लॉ। कोडिफाइड लॉ का मतलब क्या है कि प्रॉपर हमारे पास एक चैनल मौजूद है, प्रॉपर हमारे पास एक सब्जेक्ट मौजूद है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है डिफरेंस ऑफ एम। टॉर्ट का ऑब्जेक्ट क्या है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था जब हम टॉर्ट और क्राइम को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। फिर से बता देती हूँ कि टॉर्ट का जो ऑब्जेक्ट है, टॉर्ट का जो पर्पस है वो है द एम ऑफ टॉर्ट इज़ टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम लॉसेस। मतलब कि जितने लोगों को अगर कोई भी नुकसान हुआ है तो उन लोगों को उस नुकसान से बचाना, उनको डैमेजेस देना और उनको उस नुकसान से बचाना। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एम क्या है हमारे पास? द एम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ टू फुलफिल दी प्रोमिसेस। मतलब लोगों ने जो एक दूसरे के साथ जो प्रोमिसेस किए हैं, जो वादे किए हैं, वो उन वादों को फुलफिल करें। मतलब किसी ने अगर कोई बात कह दी है तो वो ये ना कहे कि मैंने तो वो बात वैसे ही कह दी थी, बल्कि जो प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल करें। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है 7 डिफरेंस। 7th पॉइंट पे क्या आता है? डिफरेंस ऑफ लिमिटेशन। लिमिटेशन
टॉर्ट में क्या होती है कि लिमिटेशन पीरियड हमारे पास है कि अगर किसी बंदे ने टॉर्ट कमिट किया है तो दूसरा बंदा जिसके साथ टॉर्ट कमिट हुआ है वो विद इन 1 ईयर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वो विद इन 1 ईयर अपने लिए रेमेडी क्लेम कर सकता है। अपने लिए डैमेजेस क्लेम करने का मतलब क्या है कि वो केस जो है कोर्ट के अंदर 1 ईयर के अंदर फाइल करेगा, ये उसको एक लिमिट बता दी है लॉ के अंदर। जबकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसी बंदे को लॉस हुआ है तो वो विद इन 3 ईयर्स डैमेजेस क्लेम करेगा, कंपनसेशन क्लेम करेगा, कोर्ट के अंदर केस फाइल करेगा। नेक्स्ट डिफरेंस पे अगर हम चलें तो नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट। मतलब कि डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट का मतलब क्या है कि टॉर्ट जो है वो हमेशा विदाउट कॉन्सेंट कमिट होता है। टॉर्ट इज ऑलवेज कमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पर्सन। अब यहाँ का इसका क्या मतलब हुआ कि उस बंदे की जिसके साथ टॉर्ट कमिट हो रहा है उसकी मर्जी शामिल नहीं है, उसकी विल शामिल नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रेसपास की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ट्रेसपास हम क्या कहते हैं कि कोई बंदा किसी दूसरे की लेन पर जो है विदाउट परमिशन एंटर हो जाता है, ठीक है, उसकी बाउंड्री को क्रॉस कर देता है। अब ये तो क्या आ गया, टॉर्ट के अंदर आ गया। लेकिन अगर इसी को हम लें कि अगर कोई बंदा किसी दूसरे की बाउंड्री पर एंटर हो रहा है, लेकिन जिस बंदे की बाउंड्री पर एंटर हो रहा है उसकी कॉन्सेंट शामिल है, उसको पता है कि ये मेरे घर आ रहा है, तो उसको हम टॉर्ट नहीं कहेंगे, वो चीज़ टॉर्ट के अंदर नहीं आएगी। जहाँ जहाँ कॉन्सेंट शामिल होगी वो हम एक नॉर्मल सिचुएशन उसको कंसिडर करेंगे, वो टॉर्ट के ज़ुमरे में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ कहीं जिस बंदे के साथ टॉर्ट कमिट हो रहा है उसकी मर्जी, उसकी विलिंगनेस, उसकी कॉन्सेंट शामिल नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो टॉर्ट है। ऑन द अदर हैंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्सेंट इज द मेन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्सेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इम्पॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस किया था तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट था वो था फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज़। मतलब कि जो दो पार्टीज़ आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी कॉन्सेंट का, और कॉन्सेंट भी वो कॉन्सेंट जो फ्रीली हो, जो किसी प्रेशर के थ्रू, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू ना आई हुई हो, बल्कि जो फ्री कॉन्सेंट हो, जो उनकी अपनी मर्जी शामिल हो, उसको हम कहेंगे कि तब कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जहाँ कहीं कॉन्सेंट आएगी हम कहेंगे कि दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास डिफरेंस ऑफ एक्चुअल डैमेज। अब यहाँ एक्चुअल डैमेज का मतलब क्या है कि अगर किसी बंदे को एक्चुअली कोई नुकसान हुआ है तो क्या तभी उसे कंपनसेशन मिलेगी। तो टॉर्ट के केस में अगर हम देखें कि पर्सन इंजर्ड मे बी इंटाइटल्ड फॉर डैमेजेस इवन इफ ही हैज़ नॉट सफर्ड एनी लॉस, ठीक है। मतलब कि अगर किसी बंदे का लीगल राइट वॉयलेट हुआ है, राइट की वॉयलेशन तो होगी लेकिन उसको कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ, कोई एक्चुअल हार्म कॉज नहीं हुआ, कोई एक्चुअल इंजरी कॉज नहीं हुई, तो क्या फिर भी उसे कंपनसेशन मिलेगी? तो यस, ही इज स्टिल लायबल फॉर डैमेजेस, ही इज स्टिल लायबल फॉर कंपनसेशन इवन दो ही हैज़ नॉट सफर्ड एनी लॉस। राइट की वॉयलेशन भी होगी तो भी वो टॉर्ट में आएगा, तो भी उसे कंपनसेशन मिलेगी। लेकिन मतलब उसको कंपनसेशन मिलेगी भले उसको हार्म कॉज हुआ हो या ना हो। लेकिन अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम देखें तो एक्चुअल डैमेज इज़ नेसेसरी, एक्चुअल डैमेज मस्ट बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू गेन द कंपनसेशन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर राइट वॉयलेट हुआ है और साथ में उनको इंजरी भी कॉज हुई है, कोई हार्म भी कॉज हुआ है, तो फिर ही उसे कंपनसेशन मिलेगी, एक्चुअल लॉस के लिए कंपनसेशन मिलेगी। अगर ये हो कि राइट वॉयलेट नहीं हुआ और इंजरी भी कॉज नहीं हुई तो फिर भी कंपनसेशन के लिए डिमांड करें तो वो तो फिर बात ही गलत आ जाएगी। लेकिन अगर हार्म कॉज हुआ है तो उस हार्म को प्रूव करना है, वो कितना हार्म कॉज हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो फिर ही आपको कंपनसेशन मिलेगी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बहुत ही माइन्यूटली आपके लिए ये टॉपिक एक्सप्लेन किया है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक ईजिली समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।